हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, यहाँ तक हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम सीख चुके हैं कि किस प्रकार से घूर्णन के द्वारा और कंपन के द्वारा स्पेक्ट्रम में उनकी उत्पत्ति होती है और उसकी विवेचना हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब तक आपने जितने भी वीडियो लेक्चर जो कि YouTube पर प्रसारित किए गए हैं उनको आपने देखा होगा। प्रिय छात्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप सभी के साथ एक बात शेयर या साझा करना चाहता हूँ कि जिस YouTube चैनल के माध्यम से आप ये सब वीडियो देख रहे हैं वो YouTube चैनल स्पेशली बनाया गया है BSc पार्ट थर्ड ईयर बी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर बी तक ही सीमित है। आप अपने साथी जो कि थर्ड ईयर सी या थर्ड ईयर डी या थर्ड ईयर ए यानी कि किसी भी अन्य सेक्शन के जो आपके साथ के मित्र हैं, आप उन्हें आसानी से इन वीडियोस के लिंक या पूरे के पूरे चैनल का जो लिंक है वो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी इसका जो फ़ायदा है वो मिल सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ में जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी पॉइंट में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट्स हो तो आप वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक गूगल फॉर्म की शेप में क्विज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, जिसका लिंक मैंने हाँ, कुछ बच्चों ने तो उसमें बड़े उत्साह के साथ रेस्पॉन्ड किया है। हालांकि अभी भी कई बच्चों ने उसमें रेस्पॉन्ड नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको भर करके उसको रेस्पॉन्ड करें। ये आप भी समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना हमें जानकारी है उतनी हम आपके साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए गूगल फॉर्म की शेप में जो क्विज़ अवेलेबल है उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसे जैसे ही आप टच करेंगे वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसे ओपन करिए और उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव 5 सवाल पूछे गए हैं उन 5 सवालों का अब आप जवाब दीजिए। उन सभी जवाबों के जो उत्तर हैं वो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे जो भी लेक्चर्स यहाँ पर डाउनलोड जो कि अपलोड किए हुए हैं उनमें सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उस क्विज में सभी पार्टिसिपेट करें। केवल आप ही नहीं, अपने सभी मित्रों को उसे शेयर कीजिए लिंक को, जिससे कि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आज हम यहाँ पर बात करेंगे वास्तव में स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। वो हमारा उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसी भी अज्ञात कार्बनिक यौगिक की पहचान करना या उसकी संरचना का निर्धारण करना ही हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रैक्टिकल यूज ऑफ आईआर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित क्रियात्मक समूह की आसानी से पहचान कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे विश्लेषण कर सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से मोड में आईआर स्पेक्ट्रम को लिया जाता है। फिर उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण डाटा टेबल है जिसके माध्यम से हम विवेचना करते हैं पीक्स की, उसकी विवेचना करेंगे। किस प्रकार से हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और कुछ कैटेगरीज के मोस्ट कॉमन आईआर स्पेक्ट्रम जो है उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और उन आईआर स्पेक्ट्रम के पीक्स पर होने वाले जो विभिन्न प्रभाव है उनकी विवेचना करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके
डिस्कशन करेंगे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो IR स्पेक्ट्रम है वो किस मोड में लिया जाता है। तो एक IR स्पेक्ट्रम यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर। यहाँ पर ये जो IR स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, ए प्लॉट ऑफ ट्रांसमिटेड या एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसीज, यानी कि क्या क्या है, आवृत्ति वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन या अवशोषण, यानी कि आवृत्ति वर्सेस इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है। फ्रीक्वेंसीज एपियर्स इन दी एक्स एक्सिस इन यूनिट ऑफ इनवर्स सेंटीमीटर, यानी कि तरंग संख्या के रूप में हम आवृत्ति को व्यक्त करते हैं, और जो इंटेंसिटी है वो प्लॉटेड इन दी वाई एक्सिस एज परसेंटेज यूनिट, प्रतिशत यूनिट के तौर पर यहाँ पर व्यक्त की गई है। जितना अधिक इसका प्रतिशत होगा उतना ही अधिक ये अवशोषण है। तो ये जो ग्राफ है ये एक अवशोषण मोड में यहाँ पर दिखाया हुआ है, यानी कि इसका मतलब यह है कि जब IR की एनर्जी हमने दी तो जो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स वाली जो तरंग संख्या वाली जो तरंग है उसका अवशोषण उस यौगिक ने किया। ये है IR स्पेक्ट्रम इन ट्रांसमिशन मोड। ये ट्रांसमिशन मोड के अंदर IR स्पेक्ट्रम। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ट्रांसमिशन मोड में ये रिवर्स के अंदर परसेंटेज चल रही है, और ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर ऊपर की तरफ परसेंटेज बढ़ रही है। तो यानी कि जितना अधिक प्रतिशत अवशोषण है तो उतना ही उच्चिष्ट है, और जितना ही कम ट्रांसमिशन है उतना ही अधिक इसका निम्निष्ट है। द ग्राफ अबव शोज ए स्पेक्ट्रम इन ट्रांसमिशन मोड। ये ग्राफ किसमें है, ट्रांसमिशन मोड में है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मोस्ट कॉमन यूज्ड रिप्रेजेंटेशन है IR स्पेक्ट्रम का वो यही है कि IR स्पेक्ट्रम को हम ट्रांसमिशन मोड में ही सामान्यतः व्यक्त करेंगे। आगे के हमारे आप जितने भी स्पेक्ट्रम देखेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जो हमारे स्पेक्ट्रम है वो सामान्यतया किसमें, ट्रांसमिशन मोड में ही दिए गए हैं। एंड वन फाउंड इन मोस्ट केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक, यानी कि जितने भी हमारी केमिस्ट्री की और स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक्स हैं उन सभी बुक्स में आपको ये जो IR के स्पेक्ट्रम है वो ट्रांसमिशन मोड में ही मिलेंगे। Therefore we will use this representation, इसीलिए हम इस रिप्रेजेंटेशन को आगे की स्लाइड्स में काम में लेंगे। ये यहाँ पर हमने व्यक्त कर रखी है हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह के IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। कैसे समझना है इनको देखिए। जैसे ये एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप। तो चूंकि IR स्पेक्ट्रम हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के कंपन या घूर्णन से उत्पन्न स्पेक्ट्रम की वजह से है। तो इस OH बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए जो आवृत्ति प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 3600 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज। कब, जबकि ये OH हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी कि ये OH किसी दूसरे OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तब उस समय इस एल्कोहलिक OH के लिए जो हमें तरंग संख्या प्राप्त होती है वो 3600 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पीक होता है और चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। लेकिन यदि यही OH फ्री हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं हो, तो शार्प हो गया और अधिक आवृत्ति पर प्राप्त हो रहा है, 3700 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम एल्केन देखें, हमारी जो सामान्य एल्केन है उसमें हमें सिर्फ CH बॉन्ड मिलते हैं। तो CH बॉन्ड में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हो सकता है, तो बेंडिंग वाइब्रेशन भी हो सकते हैं। ये वाइब्रेशन कौन कौन से होते हैं ये आप पूर्व की स्लाइड्स में पहले पढ़ चुके हैं। तो CH की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 3000 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त हो रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पीक के तौर पर हमें मिलेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर मैं कंपैरिजन के तौर पर दिखाऊं आपको, तो ये सिंगल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग 3000 से इतने पर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एल्कीन में डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग क्या है, बढ़ गई 3100 से 3010 तक। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग बढ़ गई 3300 पर। इसी प्रकार से हम इंटरप्रेट करते हैं IR स्पेक्ट्रम को। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि सिंपल C डबल बॉन्ड C
जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 1680 से 1620 की रेंज में है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी 2200 की रेंज में है। यहाँ पर एक सामान्य अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बंध में जितनी मजबूती होगी उतना ही उसका अधिक तरंग संख्या है। डबल बॉन्ड से मजबूत ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यदि 1650 के रेंज में है तो ट्रिपल बॉन्ड 2200 के रेंज में है। इसी प्रकार से सिंगल बॉन्ड CH जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp2 है, तो ये sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडाइज की विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी ओर मजबूती से पकड़ के रखेगा, तो इसीलिए यहां पर तीव्रता बढ़ गई। इसी प्रकार से आगे हमने यहाँ पर और दे रखे हैं एमीन्स के लिए। एमीन्स का जो NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 3500 से 3300 की रेंज में आता है। प्राइमरी एमीन 2 पीक देता है तो सेकेंडरी 1 ही पीक देता है। इसी प्रकार से यदि हम एरोमेटिक जो हमारे बेंजीन होते हैं, बेंजीन में भी हमें पता है कि जो कार्बन है उस कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ, प्रोटॉन लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन लगी हुई है। तो डबल बॉन्ड CS वो क्या है 3100 से 3000 पर। ये डबल बॉन्ड सी हम देख चुके हैं बेंजीन। कार्बोनिल CO ग्रुप ये बहुत ही परेशान करने वाला ग्रुप है, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स के अंदर ये ग्रुप उपस्थित होता है, तो इसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। यदि किसी डाटा टेबल में इस रेंज में कोई भी पीक यदि नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके यौगिक में CO समूह नहीं है, अर्थात वो यौगिक न तो एनहाइड्राइड है, न एस्टर है, न एसिड क्लोराइड है, न एसीटोन, न कीटोन है, न एल्डिहाइड है, न एमाइड है, क्योंकि इन सभी के अंदर CO ग्रुप अवेलेबल है। तो इतनी बड़ी कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम यहाँ से हटा सकते हैं इस ग्रुप की अनुपस्थिति पर, इस फ्रीक्वेंसी की अनुपस्थिति पर। तो ये एक जनरल डाटा टेबल है। इस जनरल डाटा टेबल के माध्यम से हम किस प्रकार से IR स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं उसकी हम व्याख्या हम आगे एक एक करके करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने एसिड है, एसिड के OH के लिए आप देखोगे यहाँ पर 3100 से 2500 पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बैंड तो है ही, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र में प्रदर्शित होता है, वेरी ब्रॉड। इसी प्रकार से एल्डिहाइड में आप देखोगे तो एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड CH है वो फर्मी रेजोनेंस की वजह से डबलेट के रूप में मिलता है, एक तो इस रेंज में और एक इस रेंज में, 2 पीक। तो एल्डिहाइड को पहचानने के लिए हमारे पास में 2820 और 2720 ये दो ऐसे फिगर है। तो यदि किसी डाटा टेबल में अननोन कंपाउंड के डाटा में अभी हमको ये मिले कि IR स्पेक्ट्रम में कि साहब 2820 और 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक ड्यूट मिलता है, तो वो एल्डिहाइड को शो करता है, यानी कि एल्डिहाइड की उपस्थिति। इसी प्रकार से एनहाइड्राइड में हमें पता है एनहाइड्राइड में 2 कार्बोनिल समूह होते हैं, तो वो एक तो इस रेंज में है तो दूसरा इस रेंज में है, तो 2 बैंड्स वहां पर हमें मिलेंगे। तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि साहब वो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। हम यहाँ पर एक एक करके आगे इन कैटेगरीज की एक एक करके विवेचना हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे किस प्रकार से हम स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं इसकी व्यवस्था हम जारी रखेंगे। थैंक यू।